हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अभी तक जितने भी सॉल्यूशन के चैप्टर्स हमने अपलोड किए हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे। और जो लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, ये मैंने आपको बताया था। और उसमें से जो 3 टाइप्स हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हमने अच्छे से कवर कर लिया। तो आज हम 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, जो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, चलो अब ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस के पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, वो डेफिनेशन आप अच्छे से पहले समझ लो, फिर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस। कि एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना एक लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ से एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, वो भी एक सूटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, कोई भी चीज, कोई लिक्विड अगर फ्लो करता है वो हाई टू लो करता है, ठीक है। आपने तो यहां लो टू हाई लिख दिया, तो मैं सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। उसी के लिए अब अपन आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेशन का असली में मतलब क्या है और किस तरीके से यहां पे ये पूरी बातें जस्टिफाई होंगी। तो सबसे पहली चीज देखो, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बेटा, ये आपकी नेचुरल भी हो सकती है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो नेचुरल जैसे पिग मेम्ब्रेन, और ये आपकी सिंथेटिक भी हो सकती है एज ए सेलोफेन पेपर, ठीक है। तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही आने जाने देती है। अब एक कॉन्सेप्ट यहां मैं क्लियर कर देता हूं। अब आपके दिमाग में जब भी सॉल्यूशन आता है तो हम बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके यहां पे एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके अगर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूट की जो साइज होती है वो सॉल्वेंट से छोटी होती है, ये हम सोचते हैं। बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं वो किसका है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, जो कि मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होगा, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, इनके फॉर्म में होगा। इन कंपाउंड्स को या इन इलेक्ट्रोलाइट्स को जब मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूंगा तो एक सॉल्यूशन बनेगा जहां पे मुझे ऑस्मोसिस आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, इनकी साइज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। इसी वजह से ये मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही आने जाने देता है, और जो बड़े साइज के इलेक्ट्रोलाइटिक पार्टिकल्स हैं जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करें वो इसमें से पास ऑन नहीं हो पाते हैं। समझ में आया किस टाइप की मेम्ब्रेन है, किन को आने जाने देगी, क्यों सॉल्वेंट को ही जाने दे रही है, क्यों सॉल्यूट को नहीं जाने दे रही। क्लियर। चलो अब आओ देखें होता क्या। एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैंने एक डिवीजन क्रिएट किया, ठीक है, यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसके दोनों साइड, एक साइड मैंने प्योर सॉल्वेंट फिल कर दिया, इस साइड मैंने क्या फिल कर दिया, प्योर सॉल्वेंट, और इस साइड मैंने फिल कर दिया एक सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं प्योर सॉल्वेंट बोल रहा हूं, ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट होगा ही नहीं, और सॉल्यूशन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है। चलो अब अगर एक चीज और मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ, यहां जो मैं लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल रहा हूं, तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड है ये किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड बोला जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, और सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो सॉल्यूशन इज लो कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर यहां पर प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट तो ना के बराबर है, सॉल्यूट अगर ना के बराबर है तो कैन आई कंसीडर इट एज अ लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। या ये मान लेता हूं ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है तो सही पर बहुत ना के बराबर है, और ये एक सॉल्यूशन है बिल्कुल, इसमें मेरा सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास सॉल्वेंट के 10 मॉलिक्यूल हैं और ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, तो यहां सॉल्वेंट के 6 ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब होगा क्या, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए 2 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मान लो
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए लो कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे ये हुआ, इधर भी हो गए 8 मॉलिक्यूल, इधर भी हो गए सॉल्वेंट के 8 मॉलिक्यूल हो गए कि नहीं हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे ही ये देखो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कह देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस कब तक होना चाहिए, जब तक आपके सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम तक आने तक अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक लो कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर, वेरी गुड। अच्छा चलो, अगर किसी ने जल्दीबाजी में ये लिख दे कि सर हम तो हाई टू लो लिखना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में कोई भी लिक्विड हमेशा हाई टू लो ही फ्लो करता है। तो अगर हम हाई से लो के रिस्पेक्ट में इस डेफिनेशन को लिखें, तो मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि अगर आपका एक लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसको हाई कॉन्सेंट्रेटेड अगर आपको बोलना है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो जब भी आप हाई टू लो बोलो तो वहां स्पेसिफाई कर दो एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट से एक लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट की तरफ अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इज दैट क्लियर, कोई डाउट, पक्की बात। चलो अब इससे कुछ मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल्स देता हूं जो हमने होते हुए देखे। जैसे जब घर में आम का अचार डलता है, तो जो आम होता है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन, जिसको हम NaCl नमक पानी कहते हैं, उसमें अगर रख देते हैं तो आम पिचुक जाता है, सिकुड़ सा जाता है। हो क्या रहा है वहां, कि आपके जो मैंगो के अंदर जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो बाहर रिलीज हो गया कि नहीं हो गया, और जो आम की लेयरिंग है वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, मेम्ब्रेन की तरह। तो वाटर का क्या हो रहा है, उसमें से लॉस हो रहा है और आम सिकुड़ गया। तो वहां पे क्या हो रहा है, वाटर एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो एक मेम्ब्रेन के थ्रू उसको छोड़ के बाहर जा रहा है, मूवमेंट हो गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। तो वो एक एग्जांपल हो गया कि नहीं हो गया ऑस्मोसिस का। ऐसे और भी एग्जांपल है जो डिस्कस करेंगे, बट इस एग्जाम्पल के थ्रू और ये जो मैंने एक पूरा कॉन्सेप्ट का डिस्क्रिप्शन आपको दिया है, आई होप इससे ऑस्मोसिस क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, बहुत अच्छा। अब अगर कोई ये बोले सर ऑस्मोसिस हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है, इक्विलिब्रियम भी आ गया, बट अगर इक्विलिब्रियम आने के बाद भी अगर ये जो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लो से हाई जा रहे हैं, अगर ये लोग रुके ही ना, तो हम क्या करते हैं, एक चीज ध्यान में और रखते हैं कि टू स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent molecules, to stop the flow of solvent molecules once equilibrium is attained, an external pressure is applied known as ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर इक्विलिब्रियम आने के बाद भी मेरा ऑस्मोसिस चलता जा रहा है, तो पर ये तो फिर तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। मैं चाहता हूं एक बार इक्विलिब्रियम आ जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए। अगर नहीं रुक रहा है तो मुझे रोकना पड़ेगा, और उसको रोकने के लिए मैं सोल्यूशन साइड से, मैं किस साइड से, सोल्यूशन साइड से, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं, सोल्यूशन साइड। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम सोल्यूशन साइड, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। चलो नोट डाउन करो। चलो बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने, बोलो अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। चलो अच्छा, अब आगे अगर बढ़े तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, आओ उसको समझें। ठीक है,
तो मैं थोड़ा सा ही हटा रहा हूँ, ठीक है, नीचे का डायग्राम नहीं हटा रहा, ठीक। अब देखो जितना ज़्यादा यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसी रेशियो में मूवमेंट होगा और उसी रेशियो में प्रेशर लगेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमें बताया गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लेंगे, और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो इट विल लुक लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, और प्रोपोर्शनल T साइन हटा दूं सो इट विल बी CRT। तो ये जो R है ये आपका एक कांस्टेंट बन के आया है, और यही जो R है बेटा इसी को हम गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल, नहीं ये गलत हो गया, देखो मैंने मुंह से क्या निकल गया, जूल, बट क्योंकि प्रेशर है ATM में, तो अगर प्रेशर ATM में होता है, ये चीज ध्यान रखने का कि इफ प्रेशर ATM में है और वॉल्यूम लीटर में है तो R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स यूज करी जाती है। क्वेश्चंस में गिवन भी होगी बट नहीं भी होगी, तो आपको ध्यान रखनी है कि R की वैल्यू इस केस में 8.314 नहीं लगेगी, बिकॉज यहाँ आंसर मुझे जूल में नहीं करना है। 8.314 जब होता है जब मुझे जूल के रिस्पेक्ट में आंसर देना होता है। यहाँ पर प्रेशर अगर ATM में है और वॉल्यूम अगर लीटर में है तो ऑलवेज गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 ही यूज होगी। इज दैट क्लियर? अब मैंने कहा इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने कहा जो कॉन्सेंट्रेशन ही मोलैरिटी ही तो है, और मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में इंटू RT। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई? N/V RT। अच्छा, इसको अमाउंट के रेस्पेक्ट में अगर बदलूं तो पाई इज टू मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास मोलर मास नीचे चला गया। वॉल्यूम अगर कभी ml में है तो लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा इनटू RT। तो ये आपके पास मॉडिफाई हो के आपके सामने फॉर्मूले आ गए। आपके सामने जिस रेस्पेक्ट में क्वेश्चन इन्फो दी है उसी रेस्पेक्ट में मुझे फॉर्मूला यूज कर लेना है और अपने आंसर तक पहुंच जाना है। इज दैट क्लियर? क्लियर, चलो बहुत अच्छा, नोट डाउन कर लो इसको। चलो बच्चों, तो ये कर लो, ठीक है, इसको लिखो। और जब तक फिर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है, जिससे इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाए। तो अब मैं नीचे का रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, जिससे यहां पर अपन क्वेश्चन कर लेंगे और ऊपर आप लिखते रहिए, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा सा कह रहा है, क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ aqueous solution ऑफ प्रोटीन contains 1.26 gram of the contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to the power -3 bar. Calculate molar mass of protein. Calculate molar mass of protein. तो एक बार बेटा फटाफट से इसको पूरा रीड करो अच्छे से, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, इसको रीड करिए, ठीक।
इसको आप रीड करिए और समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक बार क्वेश्चन खुद के मन में उतार लो, उतार लिया, रीड किया, चलो अब आप क्वेश्चन में अप्रोच लगाने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन का एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो गिवन मुझे सबसे पहले वॉल्यूम दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब आधे बच्चे यहीं घबरा जाते हैं, बच्चों को जब तक वॉल्यूम ml में लीटर में मिल रहा है ना बड़े खुश होते हैं, पर जैसे ही वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में आ जाता है बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है। तो घबराने का नहीं है, कन्वर्जन याद रखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर ही होता है, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब 200 ml ही होगा। अब बोला है कि एक्वस जो प्रोटीन का सॉल्यूशन है 200 सेंटीमीटर क्यूब का, इसके अंदर 1.26 ग्राम प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन क्या है, सॉल्यूट, और उसका मास दे रखा है, इसका मतलब स्मॉल w की वैल्यू 1.26 ग्राम। अब देखो मैं स्मॉल w क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि जब भी एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करोगे तो आपकी स्मॉल लेटर्स की नोटेशन सारी सॉल्यूट को मिल गई और कैपिटल लेटर की नोटेशन सारी की सारी सॉल्वेंट को मिल गई। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, मैंने कहा टेम्परेचर भी दे दिया 300 केल्विन, और इस केल्विन पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 2.57 10⁻³ बार। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन, क्या बोला है, मोलर मास निकालो प्रोटीन का। तो मैंने कहा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है। अब मास के टर्म्स में बात कर रहा हूं, मास ही पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें। तो पाई इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ml में है इसलिए 1000 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इनटू वॉल्यूम की जगह 200, आर की जगह 0.0821 इंटू 300 आ गया कि नहीं आ गया, इंटू 300 आ गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं मोलर मास को इधर ले लूं और ऑस्मोटिक प्रेशर को इधर, तो सब कुछ हो गया। तो मोलर मास निकालना है, गिवन मास 1.26 1000 इंटू ये पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 0, तो 821 अपॉन 40 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 200। ये पूरा एक्सप्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आप खुद देखिए भाई, 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, 10⁻³ और ये 10⁻+3 ये पूरे के पूरे कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए। पॉइंट से पॉइंट हटा दूं, पॉइंट से पॉइंट हटा दूं, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास मोलर मास आएगा कुछ 16022 ग्राम पर मोल। घबराना नहीं है, प्रोटीन लॉन्ग कार्बन चेन होती हैं तो उनका मोलर मास इतना ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया है, आपको वो नहीं करना है। आपको फॉर्मूला कैसे लगाया, कैसे कैसे रिप्लेस किया, क्वेश्चन कैसे समझा, वो सब मैंने यहाँ समझाया। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के अंदर आई कैन ट्रस्ट यू। ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर भरोसा कर सकता हूँ आप पे, क्योंकि आप उसको गलती नहीं करोगे। मेरा काम है आपको अप्रोच बताना, चीज़ों को अच्छे से समझ, आपको ये ब्रीफ करना कि आप कैसे गिवन निकालो और कैसे फॉर्मूले में उसको पुट करो। तो एक क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला कैसे लगेगा वो आपको अच्छे से मैंने समझा दिया, तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन इसी के अंदर आगे बढ़ते। यही जो ऑस्मोसिस होता है ये डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। आपने सुना होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो उन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, सो प्लीज इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, लिखो, चलिए, तो लिखा होगा आप लोगों ने। अब इसको मैं हटाते हैं और आगे जो 3 तरीके के सॉल्यूशंस हैं उसको समझने के लिए बढ़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले डाला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इनके बारे में एक एक चीज मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन के वक्त वो आपको खुद दिखाई देगा कि अच्छा सर ने ये क्यों लिखा है, सर ने ये क्यों लिखा है, वो आपको वहीं समझ में आ जाएगा।
तो अगर मैं आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करूं तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका सोल्यूशन है या जो भी सब्सटेंस है, साइज रिमेन सेम। यहां पे साइज गेट श्रिंक्ड और यहां साइज गेट एक्सपैंड। समझ में आया कि नहीं? यहां पे साइज घटेगी, यहां साइज सेम रहेगी, यहां श्रिंक हो जाएगी और यहां पे जैसी है उससे और फैल जाएगी। तो इसको ऐसे समझना है। हमने क्या बोला कि भैया ऑस्मोसिस कहां होता है? जहां दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेटेड के सॉल्यूशन हो, एक लो हो और एक हाई हो, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फिर कहीं मूव करेंगे। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अगर अंदर से बाहर जा रहे हैं तो ऑफकोर्स साइज घटेगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर से अगर अंदर आ जाएंगे तो ऑफकोर्स साइज बढ़ेगी, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव ही ना करे, ना अंदर से बाहर जाए ना बाहर से अंदर आए, तो वहां पे साइज सेम रहेगी। तो अब ये कैसे हो रहा है उसको मैं आपको फील कराता हूं। तो मैं क्वेश्चन हटा देता हूं, ठीक है? तो देखो मेरे पास एक ये ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल के अंदर 0.9% NaCl सोल्यूशन है, और मैंने एक काम किया, यही ब्लड सेल को एक सॉल्यूशन के अंदर रखा और वो भी कितना है? 0.9% NaCl सोल्यूशन है। तो आप खुद देखो, बाहर के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन और अंदर के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, तो ना तो कोई वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा ना ही अंदर से बाहर आएगा, तो साइज वैसी की वैसी बनी रहेगी। इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों सॉल्यूशन का वो आपस में इक्वल है, तभी एक दूसरे को अंदर बाहर आने जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। फिर देखो, अब अगर साइज श्रिंक हो रही है बेटा, तो आप खुद बताओ, साइज अगर श्रिंक हो रही है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर? सोचो भैया, श्रिंक हो रही है तो मेरे अंदर की जो चीजें वो बाहर जा रही होगी। इसका लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस ब्लड सेल से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक लो कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाते हैं। तो भाई आपका ये जो ब्लड सेल है इसका तो यही 0.9% NaCl सॉल्यूशन है, बट अगर मैं बाहर के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl से बढ़ा देता हूं तो ये जो है ये आपका एक हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील हो जाएगा। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में बेटा अगर तब्दील हो गया, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में अगर तब्दील हो गया तो क्या होगा बताओ? तो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक अंदर का ब्लड सेल लो कॉन्सेंट्रेशन पे हो जाएगा, एंड ऑस्मोसिस विल अकर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड टू आउटर हाई कंसेंट्रेशन, और साइज श्रिंक हो जाएगी। इसका मतलब बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है कम है और अंदर का ज्यादा, इसलिए अंदर बाहर के अंदर नहीं जा पा रहे। इसका मतलब मेरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर के सॉल्यूशन से ज़्यादा है, इसलिए मूवमेंट बाहर की तरफ है, और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो मेरे पास यही जो ब्लड सेल है जो कि 0.9% Na सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे है, अब साइज एक्सपैंड हो रही है, बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब बाहर की कंसेंट्रेशन क्या है? लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन। जब ये लेस देन होगी इसका मतलब ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, तो मॉलिक्यूल अंदर का ब्लड सेल हाई कंसेंट्रेशन, इसका मतलब अंदर की तरफ मूव करेंगे तभी साइज एक्सपैंड करेगी। इसका मतलब बाहर मॉलिक्यूल नहीं आ रहा, बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, अंदर का कम। तो अगर मेरा अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर मूव करेंगे और चीज को फैला देंगे, तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? आया समझ में? ठीक है, देखो हर एक चीज एकदम डायग्राम सहित कैसे कैसे अंदर फ्लो सब कुछ दिखा रहा हूं। समझ में आया? कोई डाउट? तो दिस इज द कंप्लीट ऑस्मोसिस। जहाँ ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या होते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा। कोई डाउट? श्योर? एक न्यूमेरिकल भी किया, कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। अब एक छोटी सी चीज
कि सर ये सब बढ़ा दिए, एक चीज छोड़ दी। मैंने कहा क्या? अगर लाइव क्लास चल रही होती है तो आपके जैसे बहुत से बच्चे डाल दे रहे सर कहाँ पूरा ऑस्मोसिस हुआ, अभी रिवर्स ऑस्मोसिस तो बच ही रहा है। मैंने कहा रे हाँ बच्चों, दिमाग तो है, ध्यान रख रहे हो पूरा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर बात की जाए, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ सुनते दिमाग में आया? घर में लग रहा है सबके, ये साफ शुद्ध पानी पीने के लिए यूज करते हो, ये वही प्रोसेस, वही आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। तो अब आरओ रिवर्स कर दो ऑस्मोसिस, मतलब यही जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो लो कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसको हाई कॉन्सेंट्रेटेड से लो कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ ले लो। आ जाओ भैया वापिस आ जाओ, तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मैं क्या बोल दूं? इफ मूवमेंट ऑफ solvent molecules is reversed by applying external pressure P। अब देखो अगर हाई से लो आना है तो हाई से लो आने के बीच में बैरियर की तरह खड़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर इधर से इधर लोगों को जाने नहीं दे रहा। आप कह रहे हो भैया इधर से भेजो, तो ये बैरियर जब तक हटेगा नहीं, भैया आ रहा है रोक लिया, तो ये बैरियर जब तक हटेगा नहीं तब तक मॉलिक्यूल जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? एक प्रेशर लगाएं इधर से, भाई इसको तोड़ना है तो इधर में इतना धक्का लगा दूं कि इतना तेजली इस पे हिट करे, ये आपका जो है लेयर टूट जाए और पार्टिकल इधर चले जाए। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर P ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ग्रेटर देन ऑस्मोसिस प्रेशर। तो इफ अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज रिवर्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर P ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बेसिकली इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, किसकी बात करें? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसके अंदर काम आएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर ये प्रोसेस यूज होती है। कैसे समझना, मैं आपको चलो बना ही देता हूं, ऊपर वाली चीज रब कर देता हूं, आपने पढ़ भी ली होगी, ठीक है, लिख लिया होगा, मैं आपको समझा ही देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको समझा देता हूं। तो होता क्या है, हमने ऑस्मोसिस का कैसे लिया था, ठीक है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। इस साइड मेरे पास क्या है बेटा? प्योर वाटर। इस साइड मेरे पास है सॉल्ट वाटर, भाई ओशन का पानी मान ले। तो इधर है प्योर 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 पीने लायक पानी, इधर है खारा 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 पानी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इनिशियली ये है किस पे? लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल दूं, और सॉल्ट वाटर को एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल दूं। तो अगर यहां ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन से पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करेंगे कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और इक्विलिब्रियम आने के बाद इस साइड क्या लग जाएगा? एक ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लग जाएगा जो इसको रोक देगा, ठीक है। अब यहां पे मुझे ऑस्मोसिस रिवर्स करानी है, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन साइड एक पिस्टन लगाई और यहां से मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, और ये एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते 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 जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर की लेयर है ये ब्रेक हो जाएगी, ये लेयर ब्रेक हो जाएगी, और यही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट अब हाई से लो हो जाएगा, और इसी को हम
रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? पूरा बोर्ड तुम्हारे हवाले, पूरा अच्छे से देख लो, स्क्रीन पे मेरी बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है, पूरा अच्छे से देख लो। डेफिनेशन क्या होता है, इसी तरीके से हमारा प्यूरिफाई हो जाता है वाटर। समझ में आया कि नहीं? तो अब हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पूरी अच्छे से खत्म हो गई है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सब कुछ हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर के अंदर लास्ट सेगमेंट, जिसको हम एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? एबनॉर्मल मोलर मास। इज दैट क्लियर? तो इसके क्वेश्चन, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, और यहीं से नीट का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। परसेंटेज ऑफ न्यूमेरिकल्स अगर कहीं से बनेंगे तो यहीं से ही बनेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो उसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं इसीलिए उस टॉपिक को यहां मर्ज नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो क्या होगा, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा और फिर आपका एंड में आकर आपका जाके एक पढ़ने का जो माइंडसेट है वो अगर ब्रेक हो जाएगा तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो उसको मैं कंप्लीट नए लेक्चर के साथ ही लेके आऊंगा, विद क्वेश्चंस लेके आऊंगा, सारी बारीकियों उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको अच्छे से पूरा पढ़ो। इसमें पूरा ऑस्मोसिस ही कवर किया, छोटा सा लेक्चर आपके लिए बनाया, फटाफट से कवर हो जाएगा। अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, और इसके इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने कराए वैसे ही क्वेश्चन सिमिलर से प्रैक्टिस कर लो, और फिर इसको बंद कर दो, आपका टॉपिक तैयार हो गया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ठीक, तो सब कुछ अगर अच्छा चल रहा हो, फ्लो अच्छा बना हो, दिमाग में जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से बैठ रहा हो, तो छोटी सी मेरी नीड है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। ठीक है, और बाकी हंसते रहो, मस्ती मजाक जो भी तुम्हें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करना है वो करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू और बाय बाय।